सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आप सभी का पैथोलॉजी की दुनिया में। पैथोलॉजी के लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारे टर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज लास्ट लेक्चर पर डील करने वाले हैं अपन और एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट में यूजेबल है, काम आने वाला है, जिसको जानते हैं, पहचानते हैं और हजारों बार आपने इसका यूटिलाइजेशन किया है। टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से संबंधित बहुत सारे वर्ड हैं जो आप जानते हैं। जैसे पहला वर्ड आप सारे के सारे साथियों को नॉलेज है कि सर इन्फ्लामेशन का मतलब होता है आइटिस, यानी किसी भी नाम में आइटिस लगा हुआ है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर पार्ट का इन्फ्लामेशन हो रखा है। इन्फ्लामेशन नॉर्मली इन्फेक्शन की वजह से होता है। मेरा पूछना है क्या इन्फेक्शन के अलावा भी इन्फ्लामेशन का कोई कारण होता? इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग आ जाती है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट क्या स्वेलिंग आना ही इन्फ्लामेशन है? एडिमा में भी तो स्वेलिंग आ जाती। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडिमा एंड इन्फ्लामेशन? दोनों में क्या बेसिक अंतर होगा? तो क्या होता है इन्फ्लामेशन, कैसे होता है इन्फ्लामेशन, कौन सी दवाई देकर आप इसको ठीक करना चाहेंगे, ये सारा का सारा अपन यहां डील करने वाले हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से अपन इसको डील करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन। देखें, नॉर्मल तौर पर एक वर्ड जो मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, उस नॉर्मल वर्ड का मतलब है माइक्रो सर्कुलेशन। उस नॉर्मल वर्ड का मतलब है माइक्रो सर्कुलेशन कि आपकी मेरी बॉडी में हर एक जगह माइक्रो सर्कुलेशन मौजूद होता है। ये आपकी मेरी बॉडी का एक पर्टिकुलर टिश्यू है। यहां पर आर्टेरियल कैपिलरी है जो ब्लड लेकर आती है। यहां पर आर्टेरियल कैपिलरी है जो ब्लड लेकर आती है और यहां से वीनस कैपिलरी है जो ब्लड को वापस लेकर जाती है। और आर्टेरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी के बीच का ये जो सर्कुलेशन है, that is considered as micro circulation. It is considered as micro circulation. तो माइक्रो सर्कुलेशन के बारे में आप सारे के सारे साथियों को नॉलेज है। इस इन्फ्लामेशन वाले टॉपिक को अब बेहद सिंपल एग्जाम्पल से अपन पढ़ेंगे और वो बेहद सिंपल एग्जाम्पल है कि बहुत बार आपने इसका स्वाद चखा होगा। बोले तो हनी बी ने आपको बाइट किया होगा। देखिए, मधुमक्खी ने आपको काटा होगा, कभी छेड़छाड़ कर रहे होंगे आप। और मधुमक्खी के काटने पर क्या क्या होता है कि सर बहुत बुरा होता, और सबसे बुरा तो तब होता है जब ये चेहरे पर काट ले, और वो उससे भी बुरा तब होता है जब एक नहीं बहुत सारी काट ले। तो बहुत सारे बाइट लगने पर, खासकर चेहरे पर, 5, 7, 10 दिन तो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहता इंसान। तो आप सभी को पता है कि मधुमक्खी के बाइट करने पर उस जगह रेडनेस आ आती है कि नहीं? स्वेलिंग आ जाती है, यस और नो? स्वेलिंग आने के साथ साथ, रेडनेस आने के साथ साथ उस हिस्से को आप टच करेंगे तो वह गर्म होता है और उस हिस्से में पेन होता है जहां मधुमक्खी ने आपको काटा है। पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, वार्म होना, दीज आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो मधुमक्खी के द्वारा आपके शरीर के किसी भी हिस्से में बाइट करना और उसके बाद जो रिएक्शन होती है, दैट इज द इन्फ्लामेशन। इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लामेशन होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो यूं मान के चलें कि यहां पर आपको मधुमक्खी ने बाइट किया, ये टिश्यू को निकालकर मैं यहां रख रहा हूं और आप परिवर्तन देखें क्या होता। मधुमक्खी के काटने पर 2-3 दिन तक उस जगह पर ये रिएक्शन चलती है। 2-3 दिन बाद अपने आप ही सही हो जाती है। ऐसा नहीं कि कभी आप डॉक्टर के पास गए हो कि इसका इलाज करें, नहीं, अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाती। 3 से 4 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाता है। बहुत ज्यादा आपने गोली ली होंगी तो एक कोई पेन किलर ले ली होगी, बोले तो आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, और बहुत ज्यादा तो सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन खाई होगी, ये इसका इलाज किया होगा। जब मधुमक्खी ने आपको बाइट किया तो बॉडी की पर्टिकुलर सेल और सर्कुलेशन में क्या क्या बदलाव आए, इसको आप समझें।
मधुमक्खी ने आपको बाइट किया, ये वो टॉक्सिन या पॉइजन है जो मधुमक्खी ने आपके शरीर के अंदर डाला। अच्छा, मधुमक्खी जैसे ही बाइट करेगी, बाइट करने के बाद आपके माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी होना तय है। मधुमक्खी ने आपको बाइट किया, बाइट करने के बाद माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी हो गई। देखिए, माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी होने के बाद क्या होता है इसको समझें। ये अपनी ब्लड वेसल है जहां पर ब्लड का फ्लो हो रहा है। मधुमक्खी ने बाइट किया, ये बाहर टॉक्सिन छोड़ दिया। इस टॉक्सिन को मारने के लिए सबसे पहले इसके मार्जिन पर न्यूट्रोफिल आकर जमा हो जाती। न्यूट्रोफिल का मार्जिन पर आकर जमा हो जाना यह कहलाता है मार्जिनेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन? मार्जिनेशन। मार्जिन पर आने के बाद यह सेल यहां से बाहर निकल जाती हैं ब्लड सर्कुलेशन से। कौन सी सेल? न्यूट्रोफिल। कौन सी सेल? न्यूट्रोफिल। बाहर निकलना, इनका ब्लड वेसल से बाहर निकलकर इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में आना, यह कहलाता है डायपेडेसिस। यह कहलाता है डायपेडेसिस। यानी सबसे पहले तो यह ब्लड वेसल की मार्जिन पर आकर अटैच हो गई, इसको तो बोल दिया मार्जिनेशन। फिर यह ब्लड वेसल से बाहर निकलकर इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में आ गई, इसको अपन बोलते हैं डायपेडेसिस। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर टॉक्सिन है, इसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया बना लिया जाएगा और इसको नष्ट कर दिया जाएगा। स्यूडोपोडिया बनाकर इसको अंदर ले लिया जाएगा, इसको नष्ट कर दिया जाएगा। न्यूट्रोफिल के द्वारा इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एंगल्फ कर लिया गया, निगल लिया गया और इसको मार दिया गया। इनके द्वारा इसको मारना यह कहलाता है फैगोसाइटोसिस। चूंकि यहां पर बहुत सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं, तो यहां से फ्लूइड भी लीक होता है। इस फ्लूइड में आरबीसी भी होती है और फ्लूइड लीक होने का मतलब है कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई। फ्लूइड लीक होने का मतलब है कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई। यहां पर बहुत सारे फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हैं। इनमें मेनली सेल होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रोफिल होती हैं जो इस टॉक्सिन को खा जाती है, मार दिया जाता है और 2 से 4 दिन में यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। पूरा प्रोसेस सारा का सारा रिवर्ट हो जाता है। तो यहां पर अपन देखें तो 2 जगह पर्टिकुलर बदलाव हुआ। एक तो ब्लड वेसल में बदलाव हुआ, एक तो ब्लड वेसल में बदलाव हुआ। ब्लड वेसल में जो बदलाव होता है उसको अपन नाम देते हैं वेस्कुलर फिनोमिना। ब्लड वेसल में जो बदलाव होता है उसको अपन नाम देते हैं वेस्कुलर फिनोमिना। देखें, वेस्कुलर फिनोमिना का मतलब होता है ब्लड वेसल में परिवर्तन होता है। ब्लड वेसल में परिवर्तन होता है। वेस्कुलर फिनोमिना के दौरान क्या परिवर्तन होता है कि कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या परिवर्तन होता है? कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। देयर इज ए इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। पहला बदलाव तो यह होता है जिससे फ्लूइड डब्ल्यूबीसी लीक होकर इंट्रावेस्कुलर डिपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में आ जाती। दूसरा बदलाव सेलुलर एक्टिविटी होती है। सेलुलर एक्टिविटी का यह बदलाव कहलाता है सेलुलर फिनोमिना। सेलुलर एक्टिविटी का यह बदलाव कहलाता है सेलुलर फिनोमिना। सेलुलर फिनोमिना में सबसे पहले न्यूट्रोफिल मार्जिन पर आकर चिपकती है, जिसको मार्जिनेशन बोलते हैं। उसके बाद डायपेडेसिस होता है, देन फैगोसाइटोसिस होता है और जो भी टॉक्सिन फॉरेन ऑर्गेनिज्म होता है उसको मार दिया जाता है। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान 2 तरह के बदलाव हुए। यहां पर पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा, माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी हुई। पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो मधुमक्खी वाला टॉक्सिन था, इसकी जगह बैक्टीरियल टॉक्सिन भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। किसी भी तरह के फॉरेन पार्ट के प्रति जो माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी करे और इंजरी के बाद ये रिएक्शन हो, इंजरी के बाद ये रिएक्शन हो, तो ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, इस सब को यदि एक शब्द में मैं डिफाइन करूं तो डिफाइन कर सकता हूं मैं, यह एक तरह की रिएक्शन है। यह एक तरह की रिएक्शन है। एक रिएक्शन जो इन्फ्लामेशन कहलाती।
एक रिएक्शन जो इन्फ्लामेशन कहलाती है, ए रिएक्शन विच अकर, जो होती है, एक रिएक्शन जो होती है विच अकर, क्यों होती है, जब भी इंजरी होगी, ड्यू टू इंजरी, ए रिएक्शन विच अकर ड्यू टू इंजरी, एक रिएक्शन जो होती है इंजरी होने के पश्चात, किसको, माइक्रो सर्कुलेशन को, किसको इंजरी होने के पश्चात होने वाली रिएक्शन को इन्फ्लामेशन बोलेंगे, माइक्रो सर्कुलेशन को। तो माइक्रो सर्कुलेशन को किसी भी तरह की इंजरी होने के पश्चात होने वाली रिएक्शन इन्फ्लामेशन कहलाती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, ए रिएक्शन विच अकर ड्यू टू इंजरी टू द माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन को किसी भी तरह की इंजरी होने के पश्चात होने वाली रिएक्शन इन्फ्लामेशन कहलाती है। क्या समझाया मैंने, मधुमक्खी ने आपको काटा, बाइट किया, उसका टॉक्सिन आपके बॉडी के टिश्यू में गया, इस माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी हुई, कैपिलरी परमेबिलिटी में बदलाव आया, ब्लड वेसल में पाई जाने वाली ब्लड सेल खासकर WBC और WBC में भी न्यूट्रोफिल इसकी मार्जिन पर आकर चिपक गई, बोले तो मार्जिनेशन हुआ, यहां से पारगम्य हो गई, डाइपेडेसिस हो गया, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल में आ गई और फिर उस टॉक्सिन के चारों तरफ घेरा बनाकर उसको निगल लिया गया, बोले तो फेगोसाइटोसिस हुआ। चूंकि यहां कैपिलरी परमेबिलिटी में बदलाव आता है तो RBC WBC यहां जमा हो जाती है, जिससे इस पर्टिकुलर जगह पर स्वेलिंग आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन। तो जब जब आपके मेरे शरीर में माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी होगी, जब जब आपके मेरे शरीर में माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी होगी, तो इंजरी होने के पश्चात होने वाली रिएक्शन को इन्फ्लामेशन के नाम से जाना जाएगा। इन्फ्लामेशन के लिए एक सफिक्स इस्तेमाल करते हैं अपन और उसका नाम है आइटिस। एक सफिक्स इस्तेमाल करते हैं अपन और उसका नाम होता है आइटिस। लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ स्टोमक। अगर वर्ड में पूछूं स्टोमेटाइटिस, ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। सर्विसाइटिस, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। तो इन्फ्लामेशन के लिए काम में कौन सा सफिक्स लिया जाता है? आइटिस। तो गौर करें आप, इन्फ्लामेशन होना अपनी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है, डिफेंसिव रेस्पॉन्स होता है। बताओ, मधुमक्खी के बाइट करने के बाद अपना शरीर उस टॉक्सिन को मारने के लिए लड़ रहा है, अपना शरीर उस टॉक्सिन को मारने के लिए लड़ रहा है, तो यह अपनी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव रेस्पॉन्स होता है किसी भी फॉरेन बॉडी के प्रति। तो यहां अपन बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन इज द डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स, डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स टू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का एक डिफेंसिव या प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कौन कौन से कारण की वजह से हो सकता है? इन्फ्लामेशन कौन कौन से कारण की वजह से हो सकता है? तो इसकी एटियोलॉजी में अपन बात करें, नंबर 1 तो इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, पैरासाइट की वजह से, फंगस की वजह से बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होना, माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी होना और इन्फ्लामेशन का प्रोसेस इनिशिएट होना। क्या इंजरी की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है? कभी कभार आप और मैं ऊंचाई से गिरे होंगे, हाथ पैरों में लगी होगी, बताओ इन्फ्लामेशन हुआ कि नहीं हुआ? इन्फ्लामेशन हुआ तो इंजरी की वजह से भी हो सकता है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन इंजर्ड हो सकता है, माइक्रो सर्कुलेशन इंजर्ड हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है इंजरी और ट्रॉमा, इसका कारण हो सकता है इंजरी और ट्रॉमा। यह एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। बताओ, एलर्जिक राइनाइटिस होती है अपन को, बहुत ज्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में जुकाम हो जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, तो यह एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के दौरान भी, सर्जरी के बाद भी हो सकता है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी पॉसिबिलिटी है जहां पर इंसिजन लगा है वहां का एरिया या तो इन्फेक्टिव हो जाए, या जिस चीज से इंसिजन लगाया है उससे ट्रॉमा तो हुआ ही होगा,
उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन होना संभावित है। तो इसके कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन, इंजरी, ट्रॉमा, एलर्जी और सर्जरी। आफ्टर सर्जरी के बाद भी हो सकता है। आगे बढ़े अपन। इन्फ्लामेशन कितने तरह का होता है? व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन? तो इन्फ्लामेशन दो तरह का होता है। एक तो इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ अचानक से और 5 से 7 दिन, 1 से 2 वीक में सबसाइड हो गया। 1 से 2 वीक में सबसाइड हो गया। 1 से 2 वीक में हुआ और सबसाइड हो गया। इस इन्फ्लामेशन को बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। इस इन्फ्लामेशन को बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। या फिर इन्फ्लामेशन 4 वीक से 6 वीक या और भी ज्यादा समय तक रहे या होने के बाद ठीक हो जाए, फिर से हो जाए, रिकरेंट बार बार इन्फ्लामेशन होने लगे, इस अवस्था को नाम देते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो दो तरह का इन्फ्लामेशन होगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ध्यान रखने वाली बात और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्यूट इन्फ्लामेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल का, डब्ल्यूबीसी का, वो डब्ल्यूबीसी होती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लामेशन। देखें यहां से आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ड्यूरिंग द अपेंडिसाइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज बीन सीन? इयोसिनोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपीनिया, लिम्फोसाइटोसिस। इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिल के नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा था एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या देखने को मिलेगा, तो इयोसिनोफिल तो नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, एक्यूट अपेंडिसाइटिस एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे, तो न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलेगा तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में जो इन्फ्लामेटरी एरिया है या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसके चारों तरफ लिम्फोसाइट का जमाव होता है और ग्रेन्युलोमा टाइप में कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट सेल का रोल प्ले होता है उस पर्टिकुलर सेल का नाम है लिम्फोसाइट। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, जिसके अंदर ग्रेन्युलोमा का निर्माण होता है। ग्रेन्युलोमा का निर्माण होता है या ट्यूबरकल बनते हैं। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो यहां ध्यान रखने वाले दो क्वेश्चन है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन सी ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी का रोल प्ले होता है, तो एक्यूट में तो आंसर देंगे आप न्यूट्रोफिल का होता है। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में कौन सी डब्ल्यूबीसी अपना रोल निभाती है, तो आंसर है लिम्फोसाइट। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट। इन्फ्लामेशन जब अपने शरीर में होगा तो कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर होंगे? व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फ्लामेशन? तो देखें, इन्फ्लामेशन मधुमक्खी ने आपको बाइट किया, बाइट करने के दौरान आपके उस पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस आ जाएगी, वह पर्टिकुलर एरिया वार्म हो जाएगा, वह पर्टिकुलर एरिया वार्म हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, उस एरिया में पेन भी होगा और उस जगह पर आपके या उस पर्टिकुलर पार्ट के फंक्शनों में कमी आ जाएगी। फंक्शनों में कमी आना, इसको अपन बोलेंगे लॉस ऑफ फंक्शन। ये जो वर्ड है, दीज आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। दीज आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन साइन को रोमन में कुछ स्पेसिफिक वर्ड से डिनोट करते हैं और वो स्पेसिफिक वर्ड इस तरीके से हैं। रेडनेस को कंसीडर करते हैं रूबोर, रेडनेस को कंसीडर करते हैं रूबोर। वार्म, गर्म होना, कैलोरी से संबंधित है, इसको रोमन में नाम देते हैं कैलोर। स्वेलिंग
यानी गांठ या ट्यूमर से संबंधित है, ऐसा लगता है, इसको नाम देते हैं ट्यूमर। स्वेलिंग को रोमन में क्या बोलते हैं अपन? ट्यूमर। पेन, पेन को नाम देते हैं डॉलर, पेन को नाम देते हैं डॉलर। और लॉस ऑफ फंक्शन को नाम देते हैं फंक्सियोलिएसा, इसको नाम देते हैं फंक्सियोलिएसा। यानी कि ये जो कार्डिनल साइन है आपके सामने जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, दीज आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, दीज आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। इनको रोमन में इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। रेडनेस को रूबोर, वार्म को कैलोर, जो स्वेलिंग आती है उसको ट्यूमर, पेन होता है डॉलर और लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्सियोलिएसा के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। परिभाषा हो गई, सफिक्स हो गया, डिफेंसिव रेस्पॉन्स हो गया, एटियोलॉजी हो गई, क्लिनिकल फीचर हो गए, टाइप हो गए, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ इन्फ्लामेशन। देखें इसका डायग्नोसिस किया जाता है कार्डिनल साइन से। कैसे डायग्नोस करेंगे आप इन्फ्लामेशन को? तो जब इन्फ्लामेशन होगा उस पर्टिकुलर जगह पर इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन प्रेजेंट होंगे, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इससे डायग्नोस कर लेंगे अपन, पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा अपन को जांच करनी है तो इन्फ्लामेशन के दौरान साधारणतः सीबीसी कर लेंगे अपन, और सीबीसी में डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़े हुए मिलेंगे, तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस से भी डायग्नोस करेंगे। अगर ईएसआर करते हैं तो ईएसआर भी बढ़ी हुई मिलेगी। इन्फ्लामेशन के दौरान पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं जिससे ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इन पर्टिकुलर साइन से अपन इन्फ्लामेशन को डायग्नोस कर लेंगे। देन व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का क्या मैनेजमेंट हो सकता है? सबसे पहले तो स्टिमुलस को हटाओ जिसने इन्फ्लामेशन कॉज किया। फॉर एग्जाम्पल नोज के अंदर बच्चों में कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट हो जाती है, उसको 2-4 घंटे में निकालें तो फिर जुकाम हो जाती है अगले 3-4 दिन। इसका मतलब फॉरेन बॉडी से माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी हुई होगी और इन्फ्लामेशन हो गया। कब तक नहीं सिम्टम क्योर होंगे? जब तक उस फॉरेन बॉडी को नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो कॉज को हटाओ। अगर इसका कॉज फॉरेन बॉडी है, अगर इसका कॉज फॉरेन बॉडी है, ईयर में या नोज में कोई फॉरेन बॉडी चली गई और उससे इन्फ्लामेशन हो गया, तो इन्फ्लामेशन तभी सही होगा जब आप उसको रिमूव करेंगे। अपने हाथ पैरों में कोई वुड या कांच का टुकड़ा या कोई और चीज इंसर्ट हो गई तो उस जगह इन्फ्लामेशन हो जाता है, हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कांटा भी चुभता है, वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो कांटे को रिमूव करो तब जाकर वो कंडीशन ठीक होगी। तो यदि फॉरेन बॉडी की वजह से हुआ है तो रिमूव कर दो। नंबर 2, मैनेजमेंट इसका डिपेंड अपॉन कॉज होगा। द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन डिपेंड अपॉन कॉज, कॉज पर डिपेंड करेगा। कॉज पर डिपेंड किस तरीके से? अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक दे दो, अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक दे दो। ओफ्लोक्सासिन दे दी अपन ने, सिफेक्सिन दे दी, एमिकासिन दे दी अपन ने, ऑगमेंटिन एमोक्सिसिलिन दे दी अपन ने, एजिथ्रोमाइसिन दे दी अपन ने। वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल दे दो, वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल दे दो। पैरासाइट की वजह से, फंगस की वजह से हुआ है तो एंटी फंगल दे देंगे, फंगस की वजह से हुआ है तो एंटी फंगल दे देंगे। फ्लूकेनाजोल दे दी, कीटोकेनाजोल दे दी। और पैरासाइट की वजह से हुआ है तो एंटी पैरासाइटिक दे देंगे।
पैरासाइट की वजह से हुआ है तो एंटी पैरासाइटिक दे देंगे। जैसे पेट में कीड़े मारने वाली दवा के नाम से मशहूर एल्बेंडाजोल, पेट में कीड़े मारने की दवा के नाम से मशहूर एल्बेंडाजोल। एंटी मलेरियल दवाइयां, एंटी मलेरियल दवाइयां, पैरासाइट से होता है मलेरिया, इसके बीज जो एक पैरासाइट है उसको मारने वाली दवाई आइवरमेक्टिन, इसके बीज को मारने वाली दवाई आइवरमेक्टिन, ये दवाइयां अपन देते हैं। तो जो कॉज है उससे संबंधित दवाइयां देते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन डिपेंड अपॉन कॉज। बैक्टीरिया से है तो एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल, वायरस से है तो एंटीवायरल, फंगस से है तो एंटीफंगल, और पैरासाइट से है तो एंटी पैरासाइटिक दवाइयां अपन देते हैं। उसके अलावा जो इन्फ्लामेटरी बदलाव आता है उसमें बहुत सारे केमिकल मीडिएटर की वैल्यू बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए अपन एंटी एलर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स में कौन कौन सी दवाइयां, फॉर एग्जाम्पल के लिए टिश्यू में फ्लूइड का कलेक्शन बढ़ गया क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ी है, तो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस हिस्टामिन, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके अलावा ल्यूकोट्राइइन इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकाइनिन, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो एलर्जिक प्रोसेस इनिशिएट हुआ या एलर्जी की वजह से हुआ है तो इनको कम करो, और इनको कम करने वाली दवाइयां तो देखें, एक कैटेगरी तो होती है हिस्टामीन को ब्लॉक करने वाली दवाई या हिस्टामीन को कम करने वाली दवाई, इसको नाम देते हैं अपन एंटी हिस्टामिनिक, इसको नाम देते हैं अपन एंटी हिस्टामिनिक दवाई। उसके अलावा ल्यूकोट्राइइन को कम करने वाली दवाई, देखिए वह दवाई जो ल्यूकोट्राइइन का लेवल कम करेगी उसको नाम देते हैं अपन ल्यूकोट्राइइन इनहिबिटर। ल्यूकोट्राइइन का लेवल कम करने वाली दवाई, इसको अपन नाम देंगे ल्यूकोट्राइइन इनहिबिटर। अच्छा, ये ल्यूकोट्राइइन, हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन सीक्रेट कहां से हो रहे हैं? मास्ट सेल से। सीक्रेट कहां से हो रहे हैं? मास्ट सेल से। तो क्यों ना अपन मास्ट सेल को ही स्टेबिलाइज कर दें। मास्ट सेल स्टेबिलाइज होंगी तो इनका सीक्रेशन स्वतः ही कम हो जाएगा। तो मास्ट सेल को स्टेबिलाइज करने वाली दवाइयां, मास्ट सेल को स्टेबिलाइज करने वाली दवाइयां, इनको अपन नाम देते हैं मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स। यानी एंटी एलर्जिक की बात कर रहे हैं अपन तो 3 कैटेगरी की आती है, सभी ने नाम सुना होगा। एंटी हिस्टामिनिक में बात करें सिट्रेजिन, हजारों बार, सैकड़ों बार आपने ली होगी। लीवोसिट्राजिन, इसका भी इस्तेमाल किया होगा। एविल नाम की गोली या इंजेक्शन जिसमें आता है फेनेरेमीन मैलेट, एविल में आता है फेनेरेमीन मैलेट, इसका इस्तेमाल भी आपने किया होगा। ल्यूकोट्राइइन इनहिबिटर में बात करें तो मोंटेल्यूकास्ट या जेफ्रेल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट, आजकल तो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, शायद सुना होगा आपने, मोंटेर एलसी, मोंटेर एलसी जिसमें मोंटेल्यूकास्ट भी आता है और लीवोसिट्राजिन भी आता है। तो एक तो हिस्टामिन को ब्लॉक करने वाली दवाई है और एक ल्यूकोट्राइइन को ब्लॉक करने वाली दवाई है। नेक्स्ट दवाई मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, मास्ट सेल को इनहिबिट करने वाली दवाई, एग्जाम्पल क्रोमोलिन सोडियम, क्रोमोलिन सोडियम। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सबसे अच्छी दवाई ढूंढकर बता दो मुझे,
तो आप दिमाग दौड़ाओगे तो दिमाग आपका आंसर देगा कि सर मास्ट सेल स्टेबिलाईजर है। फिर मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या इससे पहले कभी ली है या सुनी है क्या आपने? तो शायद 90% साथी कह रहे हैं कि नहीं सर, पहली बारी सुन रहे हैं अपन। अच्छा, ये दोनों सुनिए। देखो दिमाग आंसर दे रहा है कि मैं पूछ रहा हूं सबसे अच्छी दवाई की, सर अच्छी तो ये रहेगी मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। क्या सुनिए? पहले नहीं सुनी। जब आपका दिमाग कह रहा है सबसे अच्छी दवाई ये है, तो फिर सुनी क्यों नहीं? इसका यूज करते ही नहीं है, हमेशा इनका यूज करते हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि मास्ट सेल स्टेबिलाईजर को रेयर में काम में लेते हैं, क्योंकि मास्ट सेल से यही थोड़ी निकलते हैं, हिपेरिन भी निकलता है, सेरोटोनिन भी निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी निकलता है, और ये बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं। यदि मास्ट सेल को स्टेबिलाईज कर देंगे और 5-7 दिन दवाई देंगे तो बताओ दूसरे फंक्शनों में भी इंपेयरमेंट आ जाएगा। इसलिए ये दवाई को ना के बराबर काम में लेते हैं। मेनली एंटी एलर्जिक के रूप में कौन सी दवाई काम में लेते हैं? या तो एंटी हिस्टामिनिक काम में लेते हैं और या फिर ल्यूकोट्राइइन इनहिबिटर काम में लेते हैं। तो एंटी एलर्जिक, यदि एलर्जी की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये दवाइयां दे सकते हैं। बाकी इन्फ्लामेशन के खुद के लिए कौन सी दवाई देंगे? तो इन्फ्लामेशन को कम करने वाली दवाई, इन्फ्लामेशन को कम करने वाली दवाई, और उन दवाइयों का नाम होगा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। उनका नाम होगा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और इसमें 2 कैटेगरी की दवाई आती हैं। एक तो लाइफ सेविंग हार्मोन आते हैं जिनका नाम है स्टीरॉइड्स। एक तो लाइफ सेविंग हार्मोन आते हैं जिनका नाम है स्टीरॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए बैक्लोमिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामिथासोन, मोमेटोसोन, दीज ऑल आर द स्टीरॉइड्स। और एक आती है NSAID, बोले तो नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। स्टीरॉइड और नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, आइब्यूप्रोफेन, उसके अलावा पैरासीटामोल, यह भी NSAID में है, डाइक्लोफेनेक, यह भी NSAID में, और तो और एस्प्रिन, जिसका इस्तेमाल यूजुअली एंटी प्लेटलेट के रूप में करते हैं, यह भी सरदर्द की दवा मानी जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है एस्प्रिन का भी, जैसे यूजुअली पहले के टाइम में लेते ही थे, वर्तमान में तो एंटी प्लेटलेट के रूप में काम में लेते हैं। अदरवाइज तो डिस्प्रिन, जिसको सरदर्द के रूप में काम में लिया जाता था, तो वो NSAID। तो ये 2 तरह की मेन दवाइयां हैं, स्टीरॉइडल और नॉन स्टीरॉइडल। स्टीरॉइड जैसा कि आप जानते हैं इनका मेजर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। नॉर्मल तौर पर लंबे समय तक किसी को स्टीरॉइड नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी रखते हैं। इनका इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट होता है, तो इनका नॉर्मली तो काम में नहीं लेना चाहिए, परंतु फिर भी कुछ शरीर में बीमारी ऐसी हैं जो इसके बिना रेस्पॉन्ड करती ही नहीं। जैसे जरूरी होता है स्किन डिसऑर्डर में इनको देना, जरूरी होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, बताओ अस्थमा वाले मरीजों को स्टीरॉइड देना मजबूरी होता। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद देखें, किसी इंसान में हार्ट ट्रांसप्लांट किया, हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद कई बार रिजेक्शन हो जाता है, कारण है ऑटो इम्यून एंटीबॉडी बन जाती है। तो जब भी कोई नया ऑर्गन किसी और के शरीर का इंसान के शरीर में लगाते हैं तो साल 6 महीने स्टीरॉइड खिलाते हैं, ताकि इम्यूनिटी सप्रेस रहे, एंटीबॉडी नहीं बने, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो ऑटो इम्यून रिजेक्शन नहीं होगा। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। नॉर्मली तो स्टीरॉइड लाइफ सेविंग हार्मोन होते हैं, अपनी बॉडी स्वयं इनका प्रोडक्शन करती है। बाकी मेजर बीमारी में इनका इस्तेमाल कर भी सकते हैं। क्या रूटीन में इनका इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। रूटीन में इस्तेमाल होगा तो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट दर्शाएंगे। जिसे गांव में प्रैक्टिशनर है वो 2 ही दिन में मरीज को सही कर देते हैं। क्यों सही करते हैं? प्रचुर मात्रा में स्टीरॉइड खिलाते हैं। फिर वो नॉर्मल या अच्छे प्रैक्टिशनर से भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उसको स्टीरॉइड की आदत पड़ गई। सिंपल खांसी जुकाम बुखार में वो लोग डेक्सोना का इंजेक्शन लगाते हैं। क्या डेक्सोना का इंजेक्शन नॉर्मली जुकाम बुखार में लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, परंतु वो लगाते हैं तो मरीज उस पर डिपेंडेंट हो गया, हर बार इंजेक्शन लगवाते हैं तब ठीक होते हैं।
तो वैसे तो जल्दी ठीक हो रहा है, बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी घातक हो सकता है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई है, तो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। तो क्या क्या बताया मैंने इन्फ्लामेशन में, जाने आप। सबसे पहले परिभाषा, ए रिएक्शन विच अकर ड्यू टू इंजरी टू माइक्रो सर्कुलेशन इज नॉन एज इन्फ्लामेशन। इसके बाद आइटिस आर यूज्ड फॉर इन्फ्लामेशन, इट इज ए प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव रेस्पॉन्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लामेशन, पैथोफिजियोलॉजी। दो तरह के फिनोमिना हैं, वेस्कुलर फिनोमिना और सेलुलर फिनोमिना, जो इन्फ्लामेशन के दौरान होते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेशन की इटियोलॉजी क्या होगी, ये इटियोलॉजी है इन्फेक्शन, इंजरी, ट्रॉमा, एलर्जी आफ्टर सर्जरी। और उसके अलावा फॉरेन बॉडी इंसर्शन, फॉरेन बॉडी की इंसर्शन की वजह से भी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्ड आ सकता है, क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी हो सकती। व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, दो तरह का, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में कौन सी सेल, न्यूट्रोफिल। क्रोनिक में कौन सी सेल होगी, लिम्फोसाइट। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। अच्छा, रेडनेस क्यों आ रही है भैया, जहां इन्फ्लामेशन हो रहा है, आरबीसी की वजह से आ रही है। वार्म क्यों हो रहा है, इंटरस्टिशियल में फ्लूइड ज्यादा जमा हो गया। स्वेलिंग क्यों आ रही है, फ्लूइड कलेक्शन की वजह से। पेन क्यों हो रहा है, टॉक्सिन या मसल या नर्व के कंप्रेशन की वजह से। और इतने सारे साइन सिम्टम की वजह से लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, साइन के आने पर सीबीसी करा सकते हैं, ईएसआर करा सकते हैं। उसके अलावा क्या मैनेजमेंट करेंगे, फॉरेन बॉडी से हो रहा है तो हटा दो, फॉरेन बॉडी से। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन डिपेंड अपॉन कॉज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट है तो इनकी दवाई देंगे। उसके अलावा एंटी एलर्जिक दवाइयां, तो 3 कैटेगरी हैं, बट 2 का कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर। और देन जो मेन दवाई है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, स्टीरॉयडल और नॉन स्टीरॉयडल। इज दैट क्लियर। अब इन्फ्लामेशन में जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, इन्फ्लामेशन में जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको अपन नाम देते हैं एक्जुडेट। द फ्लूइड विच आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन इज नॉन एज एक्जुडेट। इस एक्जुडेट के बनने का कारण होता है कैपिलरी परमिएबिलिटी का बढ़ना। एक्जुडेट के बनने का कारण होता है कैपिलरी परमिएबिलिटी का बढ़ना। इज दैट क्लियर। तो इट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन। कम ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इट इज एडिमा। इट इज एडिमा। व्हाट इज द एडिमा। दिमाग में पहला वर्ड तो यही है कि सर स्वेलिंग आ जाना। क्यों आ जाती है स्वेलिंग, उसका कारण इस तरीके से समझें अपन। ये अपनी ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। अच्छा, यह ब्लड वेसल पोरस होती है, यह ब्लड वेसल पोरस होती है, परंतु फिर भी इससे फ्लूइड बाहर नहीं निकलता, फिर भी इससे फ्लूइड बाहर नहीं निकलता। उसका कारण होता है इसकी दीवार पर 2 प्रेशर काम करते हैं। एक तो ब्लड के द्वारा इसकी दीवार पर धक्का लगता है, जो चाहता है कि इसमें बहने वाला ब्लड बाहर निकल जाए। ये दीवार पर जो धक्का लगता है, इस पर्टिकुलर प्रेशर को नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस प्रेशर को नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यह प्रेशर क्या चाहता है कि इस ब्लड वेसल में बहने वाला फ्लूइड बाहर निकले। और एक ऐसा भी प्रेशर होता है जो इस फ्लूइड को जकड़ कर रखने का काम करता है। जकड़ कर रखने वाले इस प्रेशर का निर्माण एल्बुमिन की वजह से होता है और इस प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपकी मेरी ब्लड वेसल में 2 तरह के प्रेशर काम करते हैं। ब्लड को धक्का मार के बाहर निकालने वाला प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जकड़ कर रखने वाला प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज्यादा होता है।
नॉर्मल सरकमस्टांस में ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। यदि कंडीशन रिवर्ट हो जाए, या तो मान के चलो एग्जांपल से समझें, ये तो है 40 और ये है 25, या तो ऐसा हो कि ये हो जाए 20 और ये 25 ही रहे, तो बताओ हाइड्रोस्टैटिक ज्यादा हो गया। और फिर या अपन बात करें ये हो जाए 50, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए और या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए। इन दोनों ही सरकमस्टांस में ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में जमेगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का कलेक्शन, इसी कंडीशन को नाम देते हैं एडिमा। तो एडिमा को परिभाषित करूं मैं, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस मोर देन नॉर्मल। इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस मोर देन नॉर्मल इज नोन एज एडिमा। The condition occur due to decrease in osmotic pressure or increase in hydrostatic pressure. Decrease in osmotic pressure or increase in hydrostatic pressure. अब देखें यहां पर एग्जाम्पल जाने अपन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बॉडी में एडिमा होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बॉडी में एडिमा होता है, कारण बता दो क्यों? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर बॉडी से प्रोटीन का लॉस होता है, इस वजह से एडिमा होता है। और प्रोटीन का लॉस होगा तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। लीवर सिरोसिस में या लीवर डिसऑर्डर में भी एडिमा होता है। क्यों होता है? एल्बुमिन का निर्माण और स्टोरेज कौन करता है? लीवर। लीवर खराब हो गया तो बॉडी में एल्बुमिन क्या हो जाएगा? कम। और एल्बुमिन कम होने का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में भी एडिमा होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में भी एडिमा होता है। क्यों? प्रोटीन कम है तो कौन सा प्रेशर कम हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेगनेंसी के दौरान चूंकि हीमोडाइल्यूशन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान हीमोडाइल्यूशन होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, तो फीमेल का हार्ट ज्यादा काम करता है। ज्यादा काम करेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो लंबे समय तक फीमेल बैठी रहे तो उसके पैरों में एडिमा हो जाता है, कारण हीमोडाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन कम हुई ब्लड की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। और हार्ट ज्यादा फोर्सफुली पंप करेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज द एडिमा? इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस मोर देन नॉर्मल इज नोन एज एडिमा, which occur due to decrease in osmotic pressure and increase in hydrostatic pressure. The osmotic pressure are mainly maintained by albumin. The condition of edema are commonly seen in following disorder. The examples are nephrotic syndrome, liver cirrhosis, protein energy malnutrition और pregnancy. Is that clear? अब एडिमा में जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है, एडिमा में जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को, एडिमा में फ्लूइड का कलेक्शन होना, उस फ्लूइड को अपन नाम देते हैं ट्रांजुडेट। एडिमा में जो कलेक्शन होगा उसको अपन नाम देंगे ट्रांजुडेट। अभी अभी मैंने एक फ्लूइड बताया, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड जमा होता है इन्फ्लामेशन के दौरान, वो कहलाता है एक्जुडेट। और एडिमा में जो फ्लूइड बनेगा या कलेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांजुडेट। तो बताएं दोनों में अंतर। एक्जुडेट किसमें कलेक्ट होगा? आंसर है इन्फ्लामेशन में। ट्रांजुडेट किसमें कलेक्ट होगा? आंसर है एडिमा में। रीजन क्या होगा एक्जुडेट के बनने का कारण? चेंजेज इन कैपिलरी परमेबिलिटी। चेंजेज इन कैपिलरी परमेबिलिटी ट्रांजुडेट के बनने का कारण इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके अलावा अपन बात करें एपियरेंस, इसकी एपियरेंस होगी व्हाइटिश टर्बिड, चूने की तरह, और इसकी होगी क्लियर।
इसकी होगी क्लियर। अगर मैं पूछूं प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी किस में ज्यादा होंगी, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी, देखो गौर करो, एक्जुडेट ये कैपिलरी है, इसकी परमेबिलिटी बढ़ी, फ्लूइड निकलेगा, प्रोटीन डब्ल्यूबीसी ज्यादा निकलेंगी इन्फ्लामेशन में। पर जो एडिमा हो रहा है उसमें कैपिलरी परमेबिलिटी नहीं बढ़ रही, जो पोर है वो तो उतना ही है, हां दबाव बढ़ रहा है, उससे फ्लूइड लीक हो रहा है, तो केवल क्लियर फ्लूइड निकलेगा। तो एक्जुडेट को यदि अपन सिरिंज से बाहर निकाल कर देखें तो इसमें प्रोटीन डब्ल्यूबीसी ज्यादा होंगी, इसीलिए तो टर्बिड है, और इसमें प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होगी, तो इसमें प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी होंगी ज्यादा और इसमें प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी होंगी कम। तो एक्जुडेट इज द फ्लूइड विच आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, ट्रांजुडेट आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द एडिमा। इसका रीजन होगा कैपिलरी परमेबिलिटी का बढ़ना, इसका रीजन होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बढ़ना या ऑस्मोटिक प्रेशर का कम होना। इसकी अपीयरेंस टर्बिड होगी जबकि इसकी अपीयरेंस क्लियर होगी, उसमें प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी ज्यादा होंगी जबकि इसमें प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होगी। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन, एडिमा, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट। आई थिंक टोटली आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट वर्ड और है, उसको भी परिभाषित कर लें अपन। वो लास्ट वर्ड है गैंग्रीन। तो सोचें पहले आप, व्हाट इज द गैंग्रीन? क्या गैंग्रीन का मतलब नेक्रोसिस होता है या नेक्रोसिस के बाद गैंग्रीन हो जाता है? देखिए कई सारे एग्जाम्पल सुने होंगे आपने, एक्सीडेंट हो गया उसके बाद हाथ पैर में गैंग्रीन हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक बर्न या बर्न हो गया उसके बाद गैंग्रीन हो गया। तीसरा, शुगर या डायबिटीज वाला मरीज को चोट लगी उसके बाद गैंग्रीन हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैंग्रीन? तो देखें गैंग्रीन का मतलब होता है, ये लेग है अपना, इसमें दो तरह की ब्लड वेसल है, दो तरह की ब्लड वेसल हैं इसमें। ये आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रही है और ये वेन है जो यहां से ब्लड लेकर जा रही है। किसी इंसान को यहां पर चोट पहुंची, लेग में चोट पहुंची, घाव बन गया। अब जैसा कि आप जानते हैं शुगर वाले मरीज में घाव नहीं भरता, तो ये वाला हिस्सा डेड हो जाएगा, ये वाला हिस्सा और इसकी स्किन डेड हो गई। डेड होने के बाद इस पर बैक्टीरिया ग्रोथ करें। देखो ये वो वाले बैक्टीरिया होंगे जो डेड टिश्यू को खाते हैं। डेड टिश्यू को खाने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं मृतोपजीवी, और ये इसको गला देंगे, ये इसको गला देंगे। इसका गलना, इसको अपन नाम देंगे पुट्रीफिकेशन, इसको अपन नाम देंगे पुट्रीफिकेशन। पुट्रीफिकेशन का मतलब है इसको गला दिया। किसको गला दिया? डेड टिश्यू को। डेड टिश्यू का मतलब नेक्रोसिस तो हो चुका, नेक्रोसिस तो हो चुका, नेक्रोसिस के बाद की अवस्था है पुट्रीफिकेशन ऑफ डेड टिश्यू, पुट्रीफिकेशन ऑफ डेड टिश्यू। डेड टिश्यू को गला देना। किसने गलाया? बैक्टीरिया ने। कौन से बैक्टीरिया? जो डेड टिश्यू पर ग्रोथ करते हैं, जो डेड टिश्यू पर ग्रोथ करते हैं, बाइसेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, बाइसेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी यानी डेड टिश्यू पर ग्रोथ करने वाले, मृतोपजीवी यानी मृत चीजों पर ग्रोथ करने वाले ऑर्गेनिज्म मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो इस पर्टिकुलर टिश्यू का डेड होना, डेड होने के बाद इस पर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना और इसको गला देना,
यह अवस्था गैंग्रीन कहलाती है। तो देखो गलाना, क्या बोल रहे हैं, पुट्रिफिकेशन, किसका, डेड टिश्यू का, यानी यहां पर आप समझ गए ये नेक्रोसिस के बाद की अवस्था है। तो पुट्रिफिकेशन ऑफ डेड टिश्यू किसने गलाया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ने। भाई सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इज नोन एज गैंग्रीन। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं, यहां अपन बात करें, ये ब्लड वेसल है, आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, इस आर्टरी में किसी भी तरह का ब्लॉक आया, आर्टरी में किसी भी तरह का ब्लॉक आया, यहां जाने वाली ब्लड सप्लाई बंद हो गई, टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ये टिश्यू डेड हो जाएगा। डेड होने पर मृतोपजीवी बैक्टीरिया इसको गलाएंगे। तो यहां पर फ्लूइड डेफिशिएट है, फ्लूइड की कमी हो गई इस जगह। फ्लूइड की कमी होने पर यह गैंग्रीन बनेगा जिसकी अपीयरेंस ड्राई होगी। इस पर्टिकुलर गैंग्रीन को नाम देते हैं अपन ड्राई गैंग्रीन। इस पर्टिकुलर गैंग्रीन को नाम देते हैं ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन किसकी वजह से बना, ब्लॉक कहां पर आया, आर्टरी में। ब्लॉक कहां पर आया, आर्टरी में। आर्टरी में ब्लॉक आने की वजह से बनने वाला गैंग्रीन होता है ड्राई गैंग्रीन। अगर ब्लॉक आर्टरी में की साथ साथ, या मैं बात करूं आर्टरी के साथ साथ या बिना आर्टरी के वेन में ब्लॉक है, तो यहां से ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, लीक होगा, यहां लीक होगा, ब्लड भरेगा, फ्लूइड का कलेक्शन होगा, और यहां सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया डेड टिश्यू पर ग्रोथ करें तो यहां गैंग्रीन बनेगा। बट इस गैंग्रीन की अपीयरेंस वेट होगी, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है, वेन में ब्लॉक है तो इसकी अपीयरेंस वेट होगी। इस गैंग्रीन को नाम देंगे अपन वेट गैंग्रीन। इस गैंग्रीन को नाम देंगे अपन वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन के बनने का कारण है व्हेन देयर इज ए ब्लॉकेज इनटू द आर्टरी अलोंग विद वेन। आर्टरी के साथ साथ वेन में भी ब्लॉकेज आएगा तो कौन सा गैंग्रीन बनेगा, वेट गैंग्रीन। उसके अलावा यदि यहां सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो ग्रोथ कर रहे हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो ग्रोथ कर रहे हैं, यदि वो क्लोस्ट्रीडियम प्रीफ्रीजेंस है, यदि वो क्लोस्ट्रीडियम प्रीफ्रीजेंस है, तो ये पर्टिकुलर एरिया गल जाएगा और यहां पर गैसेज का प्रोडक्शन होगा और यह बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फैलेगा। एक दिन में पूरे पैर में ब्लैकनेस आ जाएगी और बहुत तेजी से फैलेगा, गैस का प्रोडक्शन तेजी से होगा। इस गैंग्रीन को नाम देते हैं अपन गैस गैंग्रीन, जो सबसे जानलेवा होता है। यानी 3 तरह का होगा गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। क्या अंतर है समझे आप, देखो क्या बता रहा हूं मैं। गैंग्रीन नेक्रोसिस से पहले की अवस्था या बाद की अवस्था, आंसर है सर बाद की अवस्था। क्या होता है इसमें, टिश्यू या ऑर्गन गल जाता है। गलने को क्या बोल रहे हैं, पुट्रिफिकेशन। किसका हो रहा है पुट्रिफिकेशन, डेड टिश्यू का। कौन कर रहा है, मृतोपजीवी बैक्टीरिया कर रहे हैं। आर्टरी में ब्लॉक आने पर बनने वाला गैंग्रीन ड्राई गैंग्रीन, आर्टरी और वेन दोनों में ब्लॉक आने पर बनने वाला गैंग्रीन वेट गैंग्रीन, और क्लोस्ट्रीडियम प्रीफ्रीजेंस नामक बैक्टीरिया से जो गैंग्रीन बनेगा जिसमें गैसों का प्रोडक्शन होगा और आगे से आगे टिश्यू डेड होता जाएगा, बहुत जल्दी फैलेगा, जानलेवा होगा, ऑर्गन का एम्पुटेशन करना ही पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। उसको नाम देंगे अपन गैस गैंग्रीन। सबसे खतरनाक कौन सा, गैस गैंग्रीन। सबसे कम खतरनाक कौन सा, ड्राई गैंग्रीन। यानी ये क्रम भी मान लो, सबसे कम खतरनाक, उससे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक। क्योंकि यहां वेट गैंग्रीन है तो फ्लूइड कलेक्शन है तो बैक्टीरिया वायरस को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो सबसे कम खतरनाक, इससे ज्यादा खतरनाक और सर्वाधिक खतरनाक होता है गैस गैंग्रीन। इज दैट क्लियर। तो ये तीनों तरह के गैंग्रीन का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन, मीनिंग ऑफ एडिमा, एक्जुडेट, ट्रांजुडेट और गैंग्रीन। आई थिंक टोटली आपको समझ में आ गया। अब इस सारे के सारे पार्ट को पीपीटी के माध्यम से पढ़ लिया जाए और एक एक चीज जो मैंने आपको बताई है वो आपके सामने।
देख लें आप, परिभाषा देख लें, ए रिएक्शन विच अकर आफ्टर द इंजरी टू माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन को इंजरी होने के बाद होने वाली रिएक्शन इन्फ्लामेशन कहलाती है। इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। आइटिस वर्ड आर यूज्ड एज ए सफिक्स फॉर इन्फ्लामेशन। एग्जाम्पल कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लेडर। सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक। स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। एटियोलॉजी देख लें, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस। एलर्जिक सब्सटेंस, ट्रॉमा, इंजरी और फॉरेन बॉडी, ये एटियोलॉजी। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ फिनोमिना टेक प्लेस ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। वेस्कुलर फिनोमिना, ब्लड वेसल में क्या बदलाव आता है, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। सेलुलर फिनोमिना, क्या क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स मार्जिन पर आकर चिपक जाएंगे, क्या बोले, मार्जिनेशन, मार्जिन पर आना, मार्जिनेशन, फिर चिपकना, एडिशन, फिर ब्लड वेसल से बाहर निकलना, टिश्यू में पहुंचना, डाइपेडेसिस, और फिर उस पर्टिकुलर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को खा जाना, इसको अपन बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो ये मैकेनिज्म होती है। कितने तरह का, दो तरह का, एक्यूट और क्रॉनिक। देखो एक्यूट इन्फ्लामेशन, राइनाइटिस, अपेंडिसाइटिस, कौन सी ब्लड सेल का रोल है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, कौन सी ब्लड सेल, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट, कार्डिनल साइन या क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, रोमन में क्या नाम, ट्यूमर। इसके होने का कारण इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, सो फ्लूइड कलेक्शन इंक्रीज इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस। रेडनेस, रोमन में नाम रूबोर, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। वार्म, गर्म होना, कैलोर, इंक्रीज फ्लूइड सप्लाई। पेन, मसल कंप्रेशन, नर्व कंप्रेशन की वजह से, पेन को रोमन नेम डोलोर, और लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्सियोलिएसा। These are the cardinal sign of inflammation. Next, diagnosis, physical examination by the cardinal sign of inflammation. CBC में क्या देखने को मिलेगा, WBC बढ़ जाएंगी, ESR बढ़ जाएगी, C रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव होगा। मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन डिपेंड अपॉन द कॉजेटिव फैक्टर। रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी इफ इट इज द कॉज, इसको निकाल दे फॉरेन बॉडी यदि कॉज है तो। इफ द इन्फेक्शन इज द कॉज देन एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी पैरासाइटिक देंगे। इफ एलर्जी इज द कॉज प्रिस्क्राइब एंटी एलर्जिक ड्रग। एंटी एलर्जिक तीन कैटेगरी में, एंटी हिस्टामिनिक, सिट्रेजिन, लीवोसिट्रेजिन, फेनेरेमिन मेलेट, ल्यूकोट्राइइन इनहिबिटर, मोंटेल्यूकास्ट, जेफ्रेल्यूकास्ट, और मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, क्रोमोलिन, सोडियम। बट इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, अपन बता दिया मैंने आपको। मास्ट सेल के द्वारा सीक्रेट होने वाले और सब्सटेंस बेहद नेसेसरी होते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयां, स्टीरॉइड, स्टीरॉइड आर द लाइफ सेविंग हार्मोन, दे आर कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। लाइफ सेविंग है तो इमरजेंसी ट्रे में होते हैं। मैसिव इन्फ्लामेशन, स्किन डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और सीवियस डिसऑर्डर में काम में लेते हैं, क्योंकि ये सारी इमरजेंसी है। और नॉन स्टीरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन। आफ्टर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोसप्रेशन के लिए स्टीरॉइड काम में लिए जाते हैं। ये सारे स्टीरॉइड है, नाम आपने सुना होगा, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बेक्लोमिथासोन, मोमेटोसोन। नाउ कम ऑन टू द फ्लूइड विच आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। तो देखें इसका नाम है एक्जुडेट। इट इज द फ्लूइड विच आर कलेक्टेड इन इन्फ्लामेशन ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। इसके बाद अगला वर्ड एडिमा। इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस मोर देन नॉर्मल। नॉर्मली थोड़ा बहुत तो होता ही है, उससे ज्यादा होना इज नॉन एज एडिमा। इट अकर ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए और लो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन बनाएगा, एल्बुमिन। आगे देखें आप कौन कौन सी कंडीशन में एडिमा देखने को मिलेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस,
प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। एडिमा में कलेक्ट होने वाले फ्लूइड का नाम ट्रांजुडेट, इट इज द फ्लूइड कलेक्टेड इन एडिमा। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजुडेट एंड एक्जुडेट। देखो अपीयरेंस ट्रांजुडेट की क्लियर, एक्जुडेट की व्हाइटिश टर्बिड, चूने जैसा होगा। रीजन फॉर ओरिजिन, इसके बनने का कारण, तो ट्रांजुडेट का या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। एक्जुडेट के बनने का कारण इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। नेक्स्ट कलेक्टेड इन एडिमा, और ये किसमें कलेक्ट होगा? इन्फ्लामेशन। प्रोटीन और WBC ट्रांजुडेट में बहुत कम होंगी जबकि एक्जुडेट में ज्यादा होंगी, क्योंकि इसका कारण है कैपिलरी परमेबिलिटी का बढ़ना। इसके बाद लास्ट टॉपिक गैंग्रीन। व्हाट इज द गैंग्रीन? पुट्रिफिकेशन ऑफ डेड टिश्यू बाय सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, फीड ऑन डेड टिश्यू, डेड टिश्यू पर ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। तीन तरह का होता है ड्राई गैंग्रीन। अपीयरेंस ड्राई होगी इसलिए ड्राई बोलते हैं। इट अकर ड्यू टू ऑक्लूजन इन द आर्टरी, आर्टरी में रुकावट आने पर होने वाला गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन, इसकी अपीयरेंस वेट होगी। इट अकर ड्यू टू द ऑक्लूजन इन आर्टरी एंड वेन, क्योंकि वेन में रुकावट होगी तभी तो फ्लूइड बढ़ेगा, तभी इसकी अपीयरेंस वेट होगी। मोर डेंजरस देन ड्राई गैंग्रीन बट नॉट मोर देन गैस गैंग्रीन, यानी ड्राई से ज्यादा खतरनाक होगा बट गैस से ज्यादा नहीं। गैस गैंग्रीन मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ गैंग्रीन कैरेक्टराइज बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ गैस, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। इट स्प्रेड वेरी रैपिडली। द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। The most common causative agent is Clostridium perfringens. Is that clear? So that is the meaning of all topic of pathology. ये आपके पैथोलॉजी के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ये जो भी टर्म मैंने आपको पढ़ाई है ये आपके कार्डियोवैस्कुलर के साथ साथ सारे सब्जेक्टों में काम में आने वाली टर्म। अब आपको अंतर क्लियर हुआ, शायद हो सकता है पहले नहीं हो, कि इन्फॉक्शन, इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, तो इसमें इन्फॉक्शन और नेक्रोसिस में क्या बेसिक अंतर है? हो सकता है अपन को जानकारी नहीं हो। गैंग्रीन नेक्रोसिस से पहले बनता है बाद में बनता है, तो सारी की सारी जानकारी अब आपको मिल गई और सारे के सारे क्वेश्चनेबल पॉइंट भी हो गए। तो ये आपका वेस्कुलर सिस्टम खत्म हुआ, पैथोलॉजी वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन हार्ट के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।